जी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। चलिए पहले आज अपने टॉपिक देख लेते हैं जो हमें आज करना है, फिर उसके बाद रिवीजन देखते हैं। आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया, यह सिद्धांत दिया गया था मार्शल मैकलुहान द्वारा वर्ष 1964 में। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, जिसमें इन्होंने हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया का वर्णन किया है। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कम क्वेश्चन इससे बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसके फीचर्स और इसका एग्जाम्पल, बस दो चीजें देखनी है। हॉट मीडिया के बारे में बताया है कि इसका अर्थ है कि ऐसे माध्यम जिनमें जानकारी बहुत स्पष्ट और पूरी होती है और दर्शक या श्रोता को बहुत ज्यादा सोचने या भाग लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये दो फीचर याद रखेंगे। पहला कि इसमें हमें जानकारी ज़्यादा अच्छे से मिलती है, और जानकारी ज़्यादा अच्छे से मिलती है इससे दर्शक को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके ज़्यादा अधिक से अधिक इंद्रियों का उसमें कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो एक ही इंद्रिय का अधिक प्रभाव होता है। मान लीजिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो सिर्फ उनका देखने का काम है, वो ध्यान से देख करके उसको पढ़ रहे हैं। उसको ज़्यादा समझने के लिए उनको अपना दूसरे इंद्रियों का उपयोग नहीं करना पड़ता। तो हॉट मीडिया के जो फीचर्स हैं उसे हम याद रखेंगे कि ऐसा माध्यम, इसमें जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलती है, पूरी मिलती है, दर्शक ज़्यादा सोचने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक इंद्रिय पर अधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कूल मीडिया, ऐसे माध्यम जिनमें जानकारी कम या अधूरी होती है और दर्शक को अधिक भाग लेना पड़ता है। हॉट मीडिया का ऑपोजिट है कूल मीडिया। हॉट मीडिया में जानकारी ज्यादा थी तो दर्शक को ज्यादा अधिक सक्रिय नहीं होना पड़ रहा था। यहाँ पे कूल मीडिया में जानकारी कम है, इसे दर्शक को वहाँ पे अपना अधिक भाग लेना पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें समझने के लिए कल्पना की आवश्यकता करनी पड़ती है। इसके उदाहरण है टेलीविजन, टेलीफोन, कार्टून, कॉमिक्स या आपसी बातचीत। ये कूल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। हॉट मीडिया के एग्जाम्पल हैं रेडियो, फिल्म, किताब, ये सब हॉट मीडिया के एग्जाम्पल हैं। न्यूज़पेपर भी इसी में आ जाएगा, हॉट मीडिया में। इसमें उदाहरण देखते हैं कि हॉट मीडिया का उदाहरण है जैसे रेडियो। तो रेडियो पर समाचार सुनते समय श्रोता को पूरी जानकारी मिल जाती है। और कूल मीडिया में जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है, तो ऐसे में दर्शक को दृश्य समझने और उससे अपने आप को जोड़ने में अधिक ध्यान और कल्पना करनी पड़ती है। तो अगर आप इसके एग्जाम्पल और फीचर्स भी याद कर लेंगे तो आप आसानी से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसका एक कंपैरिजन टेबल भी है, वो भी हम देख लेते हैं। एक तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये याद करेंगे कि मार्शल मैकलुहान द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था हॉट मीडिया और कूल मीडिया का। अब इसमें हम देखते हैं इसका कंपैरिजन। परिभाषा के आधार पर देखें तो ये हाई डेफिनेशन है। हॉट मीडिया जो है वो हाई डेफिनेशन है और अधिक जानकारी देता है, और जो कूल मीडिया है वो लो डेफिनेशन है और कम जानकारी देता है। तो उच्च परिभाषा हॉट मीडिया और कम परिभाषा या निम्न परिभाषा कूल मीडिया। दर्शक की भूमिका अगर देखें तो हॉट मीडिया में दर्शकों की कम भागीदारी होती है और कूल मीडिया में अधिक भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूचना या जानकारी कम मिल रही है, इससे दर्शक को अधिक सक्रिय होना पड़ता है। समझने का प्रयास अगर देखें तो हॉट मीडिया में दर्शकों को या श्रोता को कम प्रयास करना पड़ता है और कूल मीडिया में अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगर हम उदाहरण देखें तो रेडियो, सिनेमा, किताबें, अखबार, लेक्चर और फोटोग्राफी, ये है हॉट मीडिया के एग्जांपल्स। और कूल मीडिया में है टीवी, टेलीफोन, कार्टून, कॉमिक्स, आमने सामने की बातचीत। अगर आप इसी को याद कर लेंगे, इतने टेबल को, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मीडिया के उद्भव का काल।
इसमें दो युग का वर्णन किया गया है। पहला मीडिया युग है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसकी अवधि थी 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक, प्रिंट प्रेस से टीवी और फिर रेडियो के प्रभुत्व तक, यानी कि पहले पेपर से लेकर के अब रेडियो या टीवी तक ये इसका काल रहा है। इसका प्रकार है प्रसारण मीडिया। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता था, इसमें कोई फीडबैक नहीं था। इसमें प्रेषक है और प्राप्त करता है और सूचना या संदेश है। उदाहरण के लिए रेडियो या टीवी, यहाँ पे हमको सूचना प्राप्त हो रही है लेकिन हम फीडबैक नहीं दे सकते, इसलिए जो पहला मीडिया युग था वो वन वे था। श्रोता की भूमिका इसमें निष्क्रिय है क्योंकि वो सिर्फ संदेश ले रहा है, प्रतिपुष्टि नहीं दे रहा है। दूसरा मीडिया युग था, इसका समय है 20वीं सदी के अंत से आगे, यानी कि डिजिटल या इंटरनेट युग जो आज के समय तक चल रहा है। इसका प्रकार है डिजिटल या इंटरनेट मीडिया। इसका दिशा है इसमें, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें संदेश देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों की सक्रिय भूमिका है। इसमें प्रतिपुष्टि भी होती है, इसलिए दो तरफा है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। श्रोता की भूमिका वो सक्रिय है। अब तो ये दो हैं, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, पहला मीडिया युग और दूसरा मीडिया युग। इनके फीचर्स याद कर लेंगे कि श्रोता की भूमिका निष्क्रिय होती थी, वन वे होता था, ठीक है। और इसका समय याद कर लेंगे 15वीं से 20वीं सदी तक, और प्रिंट प्रेस से लेकर के टीवी और रेडियो के प्रभुत्व तक। इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर दूसरा मीडिया युग है, इसके भी फीचर्स याद करेंगे। इसमें श्रोता की भूमिका सक्रिय है और टू वे कम्युनिकेशन है इसमें, और 20वीं सदी से आगे तक इंटरनेट युग या डिजिटल युग इसके अंतर्गत आता है। अगर ये देखें हम कि द्वितीय मीडिया युग के उद्भव की विशेषता क्या है, तो प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन या इंटरएक्टिव मीडिया। तो अभी हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि द्वितीय मीडिया युग की विशेषता है डिजिटल या इंटरएक्टिव मीडिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंटरएक्टिव मीडिया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पहले आ चुका है कि मास मीडिया से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन पढ़ते हैं। शुरुआती समाचार पत्रों का प्रकाशन, फिर टेलीविजन प्रसारण का विकास, ईमेल की शुरुआत, फिर ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों का लॉन्च या रेडियो का आविष्कार। तो हम इसको अपने मतलब हमने ना भी पढ़ा हो तो भी हम इसको देख करके बता सकते हैं। ऑप्शन देखते जाएंगे। सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन है तो ए आ गया, फिर उसके बाद रेडियो का आविष्कार हुआ तो ई आया, फिर उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो बी आ गया, तो ए ई बी, फिर उसके बाद ईमेल की शुरुआत और लास्ट में था ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों का लॉन्च। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, तो जो पीवाईक्यूज हैं उनके आधार पे और कुछ अपने कॉमन सेंस के आधार पर हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था हॉट मीडिया और कूल मीडिया में कि कार्टून जो था वो किसका उदाहरण था, हाई डेफिनेशन का या लो डेफिनेशन का। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो कार्टून था वो लो डेफिनेशन यानी कि कूल मीडिया के अंतर्गत आ रहा था। तो एक कार्टून है निम्न परिभाषा। फिर है कूल मीडिया की विशेषताएं हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कूल मीडिया में कम जानकारी होती है, तो ये कम परिभाषा आ गया, ठीक है। फिर कम जानकारी की मात्रा है उसमें, और अधिक भागीदारी करनी पड़ती है, तो ए, बी और डी ये हमारे इसके ऑप्शंस हो जाएंगे कि कूल मीडिया की विशेषता क्या क्या है। अधिक भागीदारी, कम परिभाषा और कम जानकारी की मात्रा। इसके बाद इनमें से किसे हॉट मीडिया माना जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हम एग्जांपल्स भी याद कर लेंगे तो भी हमारे क्वेश्चन अगर उसमें से आते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टेलीफोन और टेलीविजन तो कूल मीडिया के एग्जांपल्स हैं, तो रेडियो और सिनेमा ये हमारा, और कार्टून नहीं सॉरी कार्टून तो कूल मीडिया में था, तो रेडियो और सिनेमा हमारे हॉट मीडिया में आ जाएंगे। इसको हम पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि किस हॉट मीडिया की बात हो रही है या कूल मीडिया की बात हो रही है। निम्नलिखित मीडिया में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बातचीत की पूर्णता, बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करना। तो अगर आप रिलेट करें इसको, अभी जो हमने स्लाइड पढ़ी थी कि बड़ी मात्रा में जानकारी हमें मिल रही थी हॉट मीडिया में। फिर व्याख्या के लिए कम प्रयास, जब जानकारी अधिक मिल रही थी तो दर्शक या श्रोता को कम प्रयास करना पड़ रहा था। और बातचीत के लिए कम सहभागिता,
और तात्कालिक प्रतिक्रिया इसमें नहीं है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे बी, सी और डी, यानी बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करना, व्याख्या के लिए कम प्रयास की आवश्यकता और बातचीत के लिए कम सहभागिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ मीडिया संगठन कौन से हैं? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया मीडिया से जुड़ा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन का हमारे मीडिया से इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम अलग कर देंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड, ये तीनों जो है बी को छोड़ करके ये हमारे मीडिया संगठन है। इसके बाद है हमारा प्रश्न कि मार्शल मैक्लुहान के अनुसार उच्च स्पष्टता वाले मीडिया के उदाहरण हैं। उच्च स्पष्टता मतलब हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन थी हॉट मीडिया के अंतर्गत। तो इसमें है हमारा फोटोग्राफ हमने पढ़ा था, रेडियो पढ़ा था और सिनेमा पढ़ा था। तो ये तीनों हमारे हॉट मीडिया यानी कि हाई डेफिनेशन से के उदाहरण हैं। भाषण और कार्टून ये हमारे कूल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो ये बस इतना छोटा सा टॉपिक था हमारा हॉट मीडिया और कूल मीडिया। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, एक नया टॉपिक है और छोटा सा है वो भी। कभी कभी मूवीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, तो वो हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे पिछले साल क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पे एक सूची बनाई है फिल्म्स की, तो इनके नाम और इनके ईयर हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी फेमस मूवीज़ हैं, तो इसलिए थोड़ी मूवीज़ को लिया गया है, बहुत सारा तो नहीं ले सकते। तो इससे इन मूवीज़ के हम ईयर और नाम याद कर लेंगे, इनको कालक्रम के अनुसार प्रारंभ से लेके अंतिम तक या अंतिम से लेके प्रारंभिक तक में हमको सेट करने के लिए दिया जा सकता है। तो जैसे इनमें है 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, फिर 1931 में थी आलमआरा, 1953 में 2 बीघा जमीन, 1957 में मदर इंडिया, 1960 में मुगले आजम, 1961 में गंगा जमुना, 1970 में मेरा नाम जोकर, 1972 में पाकीज़ा, 1973 में बॉबी, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान, फिर 1974 में थी गरम हवा, फिर 1975 में शोले, 1978 में मुकद्दर का सिकंदर और 1990 में मैंने प्यार किया। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसे हमें याद करना होगा। मैम इनके सीक्वेंस पूछते हैं क्या? हाँ जी, इन फिल्म्स के नाम की सीक्वेंस पूछते हैं क्या? ईयर वाइज पूछते हैं कि कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई है, उस हिसाब से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे एक छोटी सी स्लाइड में ही आपको दे दिया है, ताकि अगर आ जाता है तो अगर हमारे पढ़े हुए में से आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, तो आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन आए हैं इसलिए इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। ऑल इंडिया रेडियो की बाहरी सेवाओं की शुरुआत, फिल्म डिवीजन की शुरुआत, फिल्म आलम आरा की रिलीज या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो करना। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे, सबसे पहले है सी, फिल्म आलम आरा की रिलीज, क्योंकि ये पहली बोलती फिल्म थी। फिर उसके बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो करना। फिर था ए, ऑल इंडिया रेडियो की बाहरी सेवाओं की शुरुआत। और फिर लास्ट में है बी, फिल्म डिवीजन की शुरुआत। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सी, डी, ए और बी। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें को हमारा मतलब बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है, इसको सारा नहीं पढ़ा जा सकता, तो इसलिए थोड़े से पीवाईक्यू तैयार किए हैं और जो एक फिल्म का आया है इसलिए उसको तैयार किया है। द 5 C's के अनुसार अध्यायों का क्रम व्यवस्थित करें। होल्ड कीजिएगा।
ये जोसेफ फी मैक्सली द्वारा लिखी गई एक किताब का नाम है द 5 सीज ऑफ सिनेमेटोग्राफी। इसके अनुसार उसमें जो चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं उसका क्रम पूछ लिया इसमें। तो इसमें था कैमरा एंगल, कंपोजिशन, क्लोजअप शॉट्स, कटिंग और कंटिन्यूटी। तो इसमें सबसे पहला आता है, अगर हम ये देखें सिनेमेटोग्राफी की, अगर हम उससे देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आता है कैमरा एंगल, फिर आता है कंटिन्यूटी, फिर है कटिंग यानी एडिटिंग, फिर है क्लोजअप शॉट्स और लास्ट में है कंपोजिशन। तो ये उस बुक के अनुसार ये जो उनके चैप्टर्स हैं उनका ये सीक्वेंस है। फिर इसके बाद इन्होंने ये फिल्म का दे दिया जो अभी हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि निम्नलिखित फिल्मों के रिलीज का सही कालक्रम सेट बनाना है पहले से लेकर नवीनतम तक, यानी सबसे पहले कौन सी मूवी थी। तो अभी हमने स्लाइड में देखा था कि राजा हरिश्चंद्र सबसे पहले रिलीज हुई थी, फिर उसके बाद आलम आरा थी, फिर था 2 बीघा जमीन, फिर है गरम हवा और फिर है शोले। तो ये जो अभी हमने लिस्ट पढ़ी है ये उसी में से बना हुआ क्वेश्चन है। फिर है कि स्क्रिप्ट लेखन की आवश्यक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ये फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें है स्क्रिप्ट लेखन की आवश्यक अवस्थाएं हैं। ऑप्शंस हैं हमारे शूटिंग, इसमें गलत लिखा गया है सेटिंग, इसको शूटिंग पढ़ लेंगे, अब इसको बाद में ठीक करते हैं। मध्य में होने वाली पुष्टि, संघर्ष यानी कि भूमिका निर्माण, संपादन और समाधान अंत में। तो स्क्रिप्ट लेखन में जो जरूरत होती है वो है एक तो मध्य में होने वाली पुष्टि, फिर है भूमिका का निर्माण और लास्ट में होता है समाधान या अंत। ये कुछ पीवाईक्यूज थे, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं कुछ भी और ज्यादा। बस ये यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि संचार का सही अर्थ क्या है। सूचना का संग्रह, संदेश भेजना, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान या केवल सूचना देना। मिस्टर जी आंसर बताएंगे इसका। मिस्टर जी संदेश भेजना। और थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें संदेश भेजना, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। अगर हम इसका सिंपल एक वर्ड में आंसर निकालें, अगर ये सारे ऑप्शन में हमको दिए होते कि ABC है या BCD है, तो हो जाता आंसर कि ABC हो ये जाता। ओनली एक मैम, ओनली एक आंसर आएगा तो सी आएगा इसमें। सी आएगा, राइट, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन है कि संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। क्या आंसर होगा इसका। सभी इसमें सभी के लिए होगा या एक आंसर ढूंढना होगा। इसमें सभी के लिए है। तो सभी आएंगे इसमें मैम। बिल्कुल। फिर है कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। भाषा, हाव भाव और संकेत, लिखित संदेश और भाषण। गैर मौखिक का उदाहरण कौन सा होगा। बताइए मिस्टर जी। इसमें मैम लिखित वाला हो सकता है। एक बार उसको क्वेश्चन कन्फर्म। करेंगे। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, गैर मौखिक। गैर मौखिक मतलब मतलब मुख से नहीं होगा। हाँ, मौखिक में हमने पढ़ा था हाँ, कि वो बी हाँ बी बी होगा। और सी हो सकता है इसमें। नहीं, बी भी होगा क्योंकि हमने पढ़ा था मौखिक में लिखित और वाचिक दोनों आते हैं। हाँ अच्छा, हाँ मैम आता है। हाँ, तो ये गैर मौखिक में हो जाएगा हाव भाव और संकेत। अगला है वर्डलोज के SMCR मॉडल में कौन कौन से तत्व हैं। एस से क्या था, सोर्स, एम से था मैसेज, सी से था चैनल यानी माध्यम और आर से था रिसीवर। तो इसमें ये सारे तत्व ही SMCR मॉडल में आ जाएंगे।
लास्वेल मॉडल का सही सूत्र कौन सा है? Who says what in which channel to whom? Source, message, channel और receiver यानी SMCR, sender, encoding, message और decoding, communicator, medium या और audience। इसमें हमने पढ़ा था कि लास्वेल का एक PYQ भी आ चुका है, तो बताएं ऋषि जी। मैम इसमें संदेश भेजने वाला, उसके बाद में सी हो सकता है, इसमें सी आएगा। इसका आंसर है ए। हमने पढ़ा था लास्ट में भी, हु सेज व्हाट, किसने क्या कहा, किससे कहा, किस माध्यम से कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा, ये था लास्वेल मॉडल का सूत्र है ये, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom। ठीक है। शैनन और वीवर का मॉडल किस प्रकार का मॉडल है? रैखिक, वृत्ताकार, इंटरैक्टिव या ट्रांजैक्शनल? थोड़ा सा रिवीजन केस में, अगर रिवीजन प्रॉपर होगा तो आप बहुत आराम से इसके आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर होगा मिश्री जी? मैम इनका हिंदी अर्थ क्या होगा, शैनन और वीवर का? शैनन और वीयर का है, रैखिक मॉडल के अंतर्गत आता है, लीनियर मॉडल। इसमें प्रतिपुष्टि नहीं थी। इनके स्टेप्स थे प्रेषक, कूट लेखन, माध्यम, शोर, समझना और प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता के बाद प्रतिपुष्टि नहीं है, इसलिए ये लीनियर यानी कि रैखिक मॉडल के अंतर्गत आता है। अगर इंटरैक्टिव में आता तो भी प्रतिपुष्टि होती, ट्रांजैक्शनल में होता तो भी प्रतिपुष्टि होती। ठीक है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि शैनन और वीवर ने ही सबसे पहले शोर का कॉन्सेप्ट बताया था, कि कम्युनिकेशन में शोर किस प्रकार से संदेश के अर्थ को बदल देता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट PYQ है कि शोर का जो कॉन्सेप्ट था वो शैनन वीवर द्वारा दिया गया था। और शैनन वीवर ने जो मॉडल दिया था उसको संचार का गणितीय मॉडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी कि टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसने दी है? ये अभी हमने परसों पढ़ा था। टू स्टेप, जिसमें पहला स्टेप था कि मीडिया से नेता तक, फिर नेता से जनता तक। ये थ्योरी दी थी लेजरफेल्ड ने। ठीक है। फिर अगला था एजेंडा सेटिंग थ्योरी, किसने दी थी? अगर आप इसमें ये भी डिफरेंट कर दें कि लेजरफील्ड का भी हमने पढ़ा टू स्टेप थ्योरी, शैनन वीवर का भी हमने पढ़ा वो संचार का गणितीय मॉडल, बर्लोस का SMCR, तो ये बचता है हमारे पास मैककॉम्स और शॉ। तो मैककॉम्स और शॉ ने एजेंडा सेटिंग थ्योरी दी थी। ये थोड़े से इसके PYQs थे। हाँ जी, तो कुछ रिवीजन हुआ है मिश्री जी? क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखे आपने? मैम वो फर्स्ट दिन वाली क्लास वाला वो नोट्स उतारा था, तो उन्हीं का देखा थोड़ा बहुत। बहुत ज्यादा आगे बड़ा भी टॉपिक नहीं है और थोड़ा इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं उन्हें ही हमें याद करना है। तो और कोई डाउट है या थोड़ा सा रिवीजन एक बार हम कर लें? यस मैम। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं इसका क्विक रिवीजन कि हमने पढ़ा था कि संप्रेषण क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण से, और इंग्लिश में ये लैटिन भाषा के शब्दों से बना है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। ठीक है। फिर इसके हमने फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने इसको प्रक्रिया पढ़ा था कि इसको प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, जिसमें प्रेषक है, संदेश है, कूट लेखन है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, समझना है और प्रतिपुष्टि है। तो ये आप मुझे बताएं मिश्री जी की कूट लेखन प्रेषक से संबंधित है या प्राप्तकर्ता से संबंधित है? मैम प्रेषक से। बिल्कुल सही।
और जो कूट वाचन है वो किससे संबंधित है? वो संदेश प्राप्त करने से, हाँ, मतलब बिल्कुल सही। फिर हमने इसका पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण पढ़ा था। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि संबंधों के आधार पे, संगठन के आधार पे, दिशा के आधार पे, माध्यम के आधार पे और मोड के आधार पे हमने इसका वर्गीकरण पढ़ा था। संबंध के आधार पे हमने पढ़ा था अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक मतलब जब व्यक्ति स्वयं से ही बात कर रहा होता है, ठीक है। फिर था पारलौकिक, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब हम परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं, तो वो पारलौकिक या पारवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। फिर था पारस्परिक, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं। फिर था समूह, जब दो से ज्यादा बात करते हैं। और जन मास कम्युनिकेशन या जनसंचार था, जब एक बहुत विशाल जन समुदाय को संबोधित किया जाता है। तो जो जनसंचार था उसको मध्यस्थ भी कहते हैं, क्योंकि उसमें तकनीक के बिना उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता। कि जैसे मान लीजिए विशाल जन समुदाय को संबोधित करना है तो उसके लिए माइक की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ऑनलाइन ऐसा कुछ करना है तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको मध्यस्थ भी कहते हैं। फिर औपचारिक में संगठन आधारित में दो प्रकार थे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में था श्रृंखला, तारा, वृत्त, सभी मार्ग, वाई आकार, उल्टा और वी, ठीक है। अनौपचारिक में था एकल श्रृंखला, अंगूरलता, प्रायिकता यानी संभाव्यता, झुंड और गुच्छ। दिशा के आधार पे था लंबवत यानी वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। क्षैतिज था हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक ही समान पद के लोग आपस में बात करते हैं। और तिर्यक या विकर्ण या डायगोनल में था कि इसमें विभाग अलग होगा, पद भी अलग होगा, स्तर भी अलग होगा। तो ये दिशा आधारित कहलाता है। फिर था माध्यम आधारित। माध्यम में हमने पढ़ा था शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में हमने पढ़ा था कि लिखित और वाचिक दोनों ही शाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। और अशाब्दिक में था जिसमें ध्वनि यानी कि आवाज, दृश्य, पार्श्व भाषा, बॉडी लैंग्वेज और वेशभूषा, ये सब अशाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी जिनको याद करना बहुत जरूरी है। पहला था काइनेसिक्स। काइनेसिक्स है हमारी शरीर की हरकतों से, हमारे हाव भाव, हमारी आंखों से रिलेटेड जो भी संप्रेषण होता है वो काइनेसिक्स कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा था प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन का 7/38/55 का नियम। फिर दूसरा शब्द था मेटा संप्रेषण। मेटा संप्रेषण का अर्थ था कि संदेश के पीछे का अर्थ क्या है, ये मेटा संप्रेषण कहलाता है। कि जो बात कही जा रही है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वो मेटा संप्रेषण कहलाता है। तीसरा था पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक हमारे आवाज के गुण से संबंधित है। तो शरीर से संबंधित हो गया काइनेसिक्स, संदेश के पीछे का संदेश हो गया मेटा संप्रेषण, और आवाज के गुण पे आधारित हो गया पैरालिंग्विस्टिक। कि हमारा, हम जोर से बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं, आवाज कितनी ऊंची है, नीची है, ये सब पैरालिंग्विस्टिक कहलाता है। इसके बाद कुछ और शब्द थे जो हमने पढ़े थे जो कि अशाब्दिक संप्रेषण से ही संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट है। वो था ओकुलिसिक्स, यानी जिसमें हम अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। ऑल्फैक्टिक्स, जिसमें हम अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं गंध या महक के आधार पर। ऑब्जेक्टिक्स, जब वस्तु की तरफ इशारा किया जाता है। प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि स्थान का उपयोग। क्रोनेमिक्स, समय का उपयोग। हैप्टिक्स, यानी कि स्पर्श। और गस्टोरिक्स, यानी कि स्वाद का प्रयोग। ये शब्दों का हमें मतलब इनको याद करना हमें बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे कक्षा संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण के हमने पढ़े थे कि दो मुख्य पक्ष हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा विद्यार्थी। इसके 4 सोपान इंपॉर्टेंट बताए गए थे। सबसे पहला था कि शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करना, ये पीवाईक्यू भी है कि स्टेप्स पूछे जाते हैं कक्षा संप्रेषण के 4 सोपान कौन से हैं। तो पहला है शिक्षार्थी में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा था विषय वस्तु को संगठित करना, ये था कि मतलब जब टीचर कक्षा में पढ़ाने आए तो पहले वो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जो अब पढ़ाने जा रहे हैं उससे कनेक्ट करें। उनका जो प्रेजेंटेशन है वो रोचक होना चाहिए ताकि छात्रों को रुचि उत्पन्न हो सके। फिर उसके बाद था उद्देश्यों के अनुसार पुनरावलोकन, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको रिवाइज करना। और फिर था प्रतिपुष्टि, यानी छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं, और दूसरा कि जैसे टीचर देख रहे हैं कि वो बच्चे नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, ये सब प्रतिपुष्टि में आता है। तो ये कक्षा संप्रेषण के 4 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनको भी ऐसे ही याद करना है। फिर हमने पढ़ा था कक्षा शिक्षण संबंधी कॉल और चेन का मॉडल, जिसकी 5 अवस्थाएं थी। पहला था संदेश का निरूपण, फिर उसका कूट लेखन यानी कि उसको एनकोड करना, फिर संदेश का संचरण यानी उसको आगे भेजना, फिर कूटवाचन और व्याख्या यानी संदेश को समझना, और प्रतिपुष्टि व मूल्यांकन। ये कक्षा शिक्षण से संबंधित कॉल और चेन का मॉडल है, जिसमें 5 अवस्थाएं हैं। फिर हमने पढ़ा था कि संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या होती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। तो कई प्रकार की बाधाएं होती है संप्रेषण में। पहला हमने पढ़ा था भौतिक बाधा। ये था हमारे पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित, यानी जैसे कि कार्यस्थल में शोर हो रहा है, मशीनों की आवाज आ रही है, ट्रैफिक की बहुत तेज आवाज आ रही है, या दो बात करने वालों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इस प्रकार की जब ये भी आपका PYQ है कि इसमें 2 सूची दे दी जाती है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसको मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि ये किस प्रकार की बाधा है। फिर था मनोवैज्ञानिक बाधा, जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। उनके तनाव, उनका क्रोध, उनका गुस्सा, या किसी भी वजह से अगर उनका मूड ऑफ है या परेशान है, वो सब मनोवैज्ञानिक बाधाओं में आता है। फिर था भाषा संबंधी बाधा, जिसके अंतर्गत अगर प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भाषा अलग है तो वो एक दूसरे के संदेश को नहीं समझ सकते। फिर था सांस्कृतिक बाधा, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के विभिन्न रीति रिवाज, भाषाएं, खान पान, बोलचाल, रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो उस कारण जो उत्पन्न होने वाली बाधा होती है वो सांस्कृतिक बाधा कहलाती है। फिर था पारस्परिक बाधा, ये जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अच्छे संबंध नहीं होते हैं तो पारस्परिक बाधा उत्पन्न होती है। फिर था शरीर क्रिया संबंधी बाधा, अगर किसी भी प्रेषक या प्राप्तकर्ता कोई भी शारीरिक परेशानी है, बीमार है, या किसी प्रकार का कोई रोग है, या सुनने या बोलने की क्षमता से संबंधित कोई विकार है, तो वो शारीरिक बाधा कहलाता है। फिर था तकनीकी बाधा, कि जैसे हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या माइक का यूज कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से कोई भी काम नहीं करता, मान लीजिए लाइट चली गई या इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो वो तकनीकी बाधा कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि ये जो बाधा होती है इसको शोर कहते हैं, और शोर का कॉन्सेप्ट दिया था शैनन और वीवर ने। शैनन और वीवर का मॉडल रेखीय मॉडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा क्विक रिवीजन। इसके बाद आप देखिएगा पढ़ के मिश्री जी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में या मुझे मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, अब शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।